हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन बहुत ही शॉर्ट में पढ़ा था। लेकिन आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि था काशी जूराबाद के जो तथ्य एवं जो न्यायालय के निर्णय का विश्लेषण करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अलग से भी पूछ लिया जाता है हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स के आपके पेपर में। ठीक है, शुरू करते हैं कि कासिम बाजार यानी काशी जूरा, क्या कहते हैं, कासिम बाजार को काशी जूराबाद का विश्लेषण, जिसे काशी जूरा के 1789 नहीं 1779, हाँ 1779-80 जो होता है 1779 और 80 के बीच का मैटर है ये। 89 हम लोग बोल जाते हैं अक्सर, खैर 79 कहते हैं, 1779 और 80 के बीच का मैटर है कि और इसमें जो कासिम बाजार काशी जूराबाद का अध्ययन भारत के संवैधानिक इतिहास और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के कार्यान्वयन में आई समस्याओं को समझने के लिए निर्णायक है। यानी कि जो कासिम जूरा जो वाद है, वो अध्ययन जो है उसका, वो भारत के संवैधानिक इतिहास, जो एक संवैधानिक इतिहास था, और रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 में, वॉरेन हेस्टिंग्स का भी हम लोग पढ़ के 1772 वाला, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके कार्यान्वयन में जो आई समस्या, उसके कार्य में जो आई समस्याओं का हम समझने के लिए निर्णायक है। और यह बात ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यपालिका यानी गवर्नर जनरल एंड काउंसिल और कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के बीच हुए भयंकर क्षेत्राधिकार संघर्ष, क्लैश ऑफ जुरिडिक्शन का एक प्रतीक है। मतलब उनके क्षेत्राधिकार में जो एक संघर्ष बीच में देखा जा रहा था कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में, कि किसका संघर्ष, किसका किस पे प्रावधान है या किसका कितना क्षेत्र है, उसमें जो संघर्ष है वो हम लोग इसका प्रतीक है काशी जूरा है, कासिम बाजार का मैटर, जो कि 1779 और से 80 के बीच में हुआ था। ठीक है, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। वाद के तथ्य क्या थे। फैक्ट तो पहले किसी भी केस को शुरू करने से उसके फैक्ट जानते हैं। फैक्ट क्या है भाई इस केस के। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर मैटर में जाते हो, आप पहले पूछते हो ना कि मैटर क्या है, मैटर तो बताओ मेरे को। तो कासिम बाजार बात, जिसे कभी कभी कॉस जूरा भी कहा जाता है, कि घटना इस प्रकार है कि विवाद का विषय यह था, जो वादी था यानी जो प्लांटिव, मतलब जो वादी जिसे हम लोग प्लेंटिव कहते हैं, कासिम बाजार जिसे काशी जूरा एक जमींदार थी। कासिम बाजार जिसे हम लोग काशी जूरा कहते हैं, वो एक जमींदार थी, जिसका नाम रानी सुनंदा था। जिसका नाम क्या था, रानी सुनंदा था। यह नाम ऐतिहासिक स्रोतों से भिन्न हो सकता है, लेकिन वह उस क्षेत्र की प्रमुख जमींदार थी। मतलब यह ऐतिहासिक स्रोत अगर आप पढ़ उठा के देते हो सकता है नाम कुछ इधर उधर कर दे, लेकिन ये उस क्षेत्र की प्रमुख जमींदार थी। जमींदार आप जानो, एक जमींदार थी और जिसका नाम सुनंदा था, रानी सुनंदा। और यह नाम ऐतिहासिक स्रोतों में भिन्न हो सकता है, वो तो आप अपने हिसाब से देख लेना। प्रतिवादी देखते हैं, जिसे हम डिफेंडेंट, मतलब एक वादी होता है जिसे कहने वाला, और प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट कौन था, रानी के दीवान के विरुद्ध था। ये मैटर क्या था, रानी के दीवान के विरुद्ध था, जिन पर रानी ने धन के गबन का आरोप लगाया था। मतलब एक रानी सुनंदा थी और आरोप रानी सुनंदा ने किसे लगाया था, उनके धन के ऊपर। रानी का जो दीवान था उस पर लगाया था कि इन्होंने मेरे धन का गबन किया, नहीं मतलब कि इन लोगों ने घोटाला किया, उनको घोटाला कहते हैं। ठीक है, और स्थिति देखते हैं इसकी क्या हुई। रानी और उनके दीवान दोनों भारतीय थे, रानी और उनके दीवान दोनों ही भारतीय थे, और कासिम बाजार कलकत्ता प्रेसिडेंसी के बाहर मुफस्सिल क्षेत्र में यह स्थित था। और क्या था, कासिम बाजार जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के बाहर था, मुफस्सिल क्षेत्र में ही स्थित था जो कासिम बाजार था। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला, तो रानी सुनंदा ने सीधे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में अपने दीवान के विरुद्ध मुकदमा दायर किया। सुप्रीम कोर्ट का दावा था कि सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की अस्पष्ट भाषा का उपयोग करते हुए दावा किया कि दीवान ब्रिटिश प्रजा यानी किंग सब्जेक्ट की सेवा में था। जो दीवान था वो ब्रिटिश प्रजा यानी किंग्स के सब्जेक्ट की सेवा में था, और इसीलिए न्यायालय ने निजी क्षेत्राधिकार, इसलिए न्यायालय ने क्या करा, निजी क्षेत्राधिकार पर्सनल जुरिडिक्शन के अधीन था। कोर्ट ने दीवान को समन यानी रिट ऑफ कैपियास जारी कर पेश होने का आदेश दिया। एक तो रिट होती है कैपियास की, दीवान के समन मतलब आप जारी हो, उपस्थित होने की रिट उसने कैपियास का, कोर्ट ने उस टाइम पे जारी किया उसे भाई दीवान को। और दीवान का इनकार और काउंसिल का हस्तक्षेप, दीवान का इनकार रहा और काउंसिल का हस्तक्षेप हुआ। दीवान ने सुप्रीम कोर्ट के समन का अनुपालन करने से इनकार कर दिया, मतलब वो नहीं है भाई रिट होएगा, राइट, मतलब वो नहीं उपस्थित होएगा। और दीवान ने गवर्नर जनरल काउंसिल वॉरेन हेस्टिंग्स की अध्यक्षता में जो थी को याचिका दी और दावा किया कि वह ब्रिटिश प्रजा नहीं है। और उसने ये दावा किया कि वह ब्रिटिश, लगाते इंग्लिश लॉ में, ब्रिटिश प्रजा के अंतर्गत तो हम आते नहीं है, वह कलकत्ता में नहीं रहता है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का अधिकार उस क्षेत्र पर नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र पर नहीं है। काउंसिल का निर्णय यह हुआ कि गवर्नर जनरल काउंसिल ने कार्यकारी आदेश जारी किया। इस आदेश में उन्होंने दीवान को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश होने से मना किया और उसे संरक्षण प्रदान किया। देखो मैटर आपस में बढ़ने लगा ना, न्यायालय बुला रही है, जनरल काउंसिल कह रहा है कि हाँ भाई उसने दीवान ने भाई याचिका दे दी जनरल काउंसिल में, तो वो गया नहीं रिट ऑफ कैपियास का फॉलो करके, और बाद में ऊपर से कह दिया कि भैया हमारा कोई क्षेत्राधिकार नहीं, हम कोई ब्रिटिश प्रजा नहीं है।
तो बाद में जनरल काउंसिल ने लिख के दे दिया कि हाँ हम तुम्हें संरक्षण देंगे, तुम्हें पूरी सहायता करेंगे और तुम मत पेश हो जाके। ठीक है। न्यायालय का बल प्रयोग हुआ भाई। अब न्यायालय का बल प्रयोग कैसे हुआ? काउंसिल के आदेश से नाराज होकर और अपने अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन से क्रोधित होकर सुप्रीम कोर्ट ने बलपूर्वक वारंट यानी रिट ऑफ सिक्वेस्ट्रेशन, जिसे हम लोग सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, जैसे बलपूर्वक वारंट कहते हैं, जारी किया। कार्रवाई हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने शेरिफ और उनके अधिकारी ब्रिटिश सैनिकों के एक समूह के साथ कासिम बाजार के मुफस्सिल क्षेत्र में रानी के महल पहुंचे। उन्होंने महल को घेरा, रानी के पूजा स्थल का अपमान किया और दीवान को गिरफ्तार करने की कोशिश की। ठीक है। कार्यपालिका का सैन्य हस्तक्षेप कैसे रहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस बलपूर्वक कार्रवाई से गवर्निंग काउंसिल को यह महसूस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट प्रशासनिक व्यवस्था को नष्ट कर रहा है। काउंसिल का यह निर्णय रहा कि काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। काउंसिल ने कंपनी की सेना को भेजा, जिसने सुप्रीम कोर्ट के शेरिफ और सैनिकों को घेर लिया, उन्हें बंदी बना लिया और उन्हें वापस कलकत्ता भेज दिया गया। ठीक है भाई। अब क्या आगे रहेगा कि न्यायालय के निर्णय और प्रतिक्रिया का विश्लेषण देखो। इस वाद में कोई औपचारिक न्यायिक निर्णय नहीं आया, कोई भी औपचारिक न्यायिक निर्णय नहीं आया, लेकिन दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाएं, जो एक्शंस थे, वो न्यायिक सिद्धांत और संवैधानिक गतिरोध को दर्शाती है। मतलब जो एक्शंस आपस में हो रहे थे, वो कर रहा है, जैसे वो अपनी ऊंची करना चाहिए, वो अपनी दिखा रहे हैं, 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 ये दोनों लोग कर रहे थे, जनरल काउंसिल एंड सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण देखें, न्यायपालिका देखें, तो क्या रहा? सिद्धांत यह रहा कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य दृष्टिकोण इंग्लैंड के कॉमन लॉ पर आधारित था, जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता और स्वतंत्रता पर जोर देता है। लेकिन न्यायिक व्याख्या देखें तो कोर्ट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में उल्लिखित जो ब्रिटिश प्रजा और कलकत्ता के निवासी शब्दों की व्यापक व्याख्या की, ताकि अधिक से अधिक लोगों को अपने क्षेत्राधिकार में लाया जा सके। आलोचना यह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने समझने से इनकार कर दिया कि भारतीय सामाजिक संदर्भ में अंग्रेजी कॉमन लॉ का कठोर अनुप्रयोग और मुफस्सिल राजस्व अधिकारियों पर न्यायिक समन जारी करना कंपनी के राजस्व और प्रशासन को पंगु बना रहा था। क्या बना था? देखिए, पंगु बना रहा था। कोर्ट का बल प्रयोग अत्यधिक और अनुचित था। मतलब कोर्ट का बल प्रयोग करना वो अत्यधिक था, बहुत ज्यादा था और अनुचित भी था। गवर्नर जनरल काउंसिल का दृष्टिकोण अब देखें, कार्यपालिका का वो क्या रहा? उनका यह सिद्धांत था, उनका यह कहना था कि काउंसिल का दृष्टिकोण प्रशासनिक संप्रभुता और कार्यकारी दक्षता पर केंद्रित था। ठीक है, एफिशिएंसी पर मतलब क्या था? केंद्रित था। वे मानते थे कि राजस्व संग्रह और प्रांतों का शासन, वह मानते थे कि जो राजस्व संग्रह था और प्रांतों का जो शासन था, वो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। कानूनी आधार यह रहा कि काउंसिल ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार, काउंसिल ने यह तर्क दिया जो सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार था, सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार होता है, वो केवल और केवल कलकत्ता शहर और ब्रिटिश निवासियों तक सीमित था। सो उनका यह मानना था, काउंसिल ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार केवल कलकत्ता शहर तक था और ब्रिटिश के निवासियों तक सीमित था। वे मानते थे कि मुफस्सिल क्षेत्र में रहने वाले भारतीय उनके राजस्व प्रशासन के अधीन थे, ना कि सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, आलोचना यह रही क्योंकि वो कासिम बाजार था, वो उससे अलग था। मुफस्सिल क्षेत्र जो था, उसमें रहने वाले भारतीय उनके राजस्व प्रशासन के अधीन थे, ना कि सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, मुफस्सिल क्षेत्र में था ना कासिम बाजार। काउंसिल ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हुए कोर्ट के अधिकारियों को गिरफ्तार करने का सैन्य आदेश दिया है। कार्यपालिका द्वारा न्यायिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप या डायरेक्ट हस्तक्षेप करा उन्होंने, जो विधि के शासन है, रूल ऑफ लॉ के सिद्धांतों के पूरे ही पूरा विरुद्ध है। बाद में कानून एवं संवैधानिक महत्व या आफ्टर मैच देखते हैं कि कासिम बाजार बाजो पटना केस के साथ मिलकर यह सिद्ध करता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत के लिए स्पष्ट और व्यवहारिक था। संवैधानिक गतिरोध का अंत देखते तो इस विवाद में ब्रिटिश संसद को यह महसूस कराया कि भारत में प्रशासन तब तक सुचारू रूप से नहीं चल सकता जब तक कि न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों को स्पष्ट रूप से सीमांकित या डेमिक्रेटेड नहीं किया जाता। मतलब एक तरीके से दोनों को एक सेपरेट नहीं किया जाता। फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 का आधार बना, यानी कासिम बाजार बात की जो विफलता रही, ठीक है, और उसकी परिणाम स्वरूप ब्रिटिश संसद ने एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया। इस अधिनियम ने इन समस्याओं को निम्नलिखित प्रकार से हल किया। कार्यपालिका को उन्मुक्ति दे दी या इम्यूनिटी दे दी एग्जीक्यूटिव को। स्पष्ट किया कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल्स के सदस्य अपने आधिकारिक कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त हैं। राजस्व अधिकारियों को सुरक्षा दी कि कंपनी के राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों को राजस्व से संबंधित कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। बिल्कुल ही बिल्कुल ठीक है। बाद में क्षेत्राधिकार का सीमांकन करा गया। सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार मुख्यतः कलकत्ता शहर और उनके निवासियों तक ही सीमित कर दिया गया। फिर भारतीय कानून की मान्यता यह रही कि यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीयों के व्यक्तिगत मामलों में हिंदू और मुस्लिम कानून लागू होंगे, ना कि इंग्लिश लॉ यानी अंग्रेजी कानून। ठीक है। फिर
आगे देखते हैं कि कानून और प्रशासन का पाठ कैसे रहा कि इस वाद ने यह स्थापित किया कि ब्रिटिश भारत में न्यायपालिका की शक्ति को प्रशासनिक और राजस्व दक्षता के अनुरूप सीमित किया जाना आवश्यक है। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक आवश्यकताओं को इंग्लिश कॉमन लॉ के सिद्धांतों को स्थायी रूप से वरीयता दी। ठीक है, संक्षेप में कासिम बाजार वाद भारत में कानून के इतिहास का एक महत्वपूर्ण जल विभाजक यानी वाटरशेड मूवमेंट था, जिसने न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए एक विधायी हस्तक्षेप या लेजिस्लेटिव इन्वेंशन को क्या किया, मजबूर किया। और यहाँ पे हम लोग का पूरा कासिम वाद जो था, यानी कि जो कासिम बाजार का वाद था, सुनंदा दीवान जितना भी मैटर था वो मैंने आपको एक एक करके समझा दिया। और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा और ऐसे ही वीडियोस आपके हिस्ट्री ऑफ कोर्स के लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।